नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से अब उपस्थित हुआ हूं हिंदी के और जीएस उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को लेकर, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए समीक्षा अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं या अन्य कोई परीक्षा लगी जिसमें जीएस और हिंदी का पोर्शन आता है, तो उससे संबंधित प्रश्न की सीरीज में लेकर हाजिर हुआ हूँ। बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आए हैं, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में इससे अधिक से अधिक प्रश्न फंसे। तो बिना किसी देरी के मैं अब फिर से शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। मेरा पहला प्रश्न है हिंदी का, दिया हुआ है मतैक किस संधि का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन इसका है ए गुण संधि, बी है यण संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है व्यंजन संधि। तो मतैक जो है ये है वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वृद्धि संधि। जब किसी शब्द में आपको अगर दिखे ऊपर दो मात्राएं ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, तो समझ जाइए कि वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक, और गुण संधि में आपको एक मात्रा मिली ऐसी, जैसे रमेश होता है, सुरेश होता है, ठीक, राजेश होता है, गणेश होता है, ये सब में एक एक ऊपर मात्रा लगी तो समझो एक गुण की वृद्धि हुई, तो गुण संधि का उदाहरण। दीर्घ संधि आपको पता होगा, जैसे विद्यालय आ प्लस आ बराबर बड़ा, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ठीक, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो उसमें जो भी होगा वो बड़ा बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ी ई ऐसे शब्द से मिलकर बना होगा, तो वो होगा वृद्धि। वृद्धि माने बड़ा। ठीक, अब व्यंजन संधि के अंतर्गत जैसे मैं उदाहरण बता दूं आपको, जैसे दिग्गज आता है, दिग्गज, ठीक, ऐसे दिग्गज, ठीक, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो दिक आएगा ना, तो ऐसे ही शब्द आएंगे आपको उसमें व्यंजन संधि के उदाहरण में। और यण संधि की बात करें तो यण संधि में आपको पता है कि जैसे यद्यपि आता है ना, गुरुवोदन आता है, अति आवश्यक है, तो ऐसे शब्द यण संधि के उदाहरण हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका जो मतैक है, मतैक का है सी ऑप्शन होगा। और अगर इसका जो हम करेंगे संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होता है मत प्लस ऐक्य। मैं इसको हटा दूं, फिर से लिख रहा हूँ, मत प्लस ऐक्य। ठीक, तो आया ना, इसमें डबल मात्रा लगा तो ये मतैक होगा। और भी इसके उदाहरण जैसे एकाएक होता है, एक प्लस एक, फेमस ऑप्शन वो है इसका, एक प्लस एक, एग्जाम्पल ये भी है ना। और जैसे सदैव आता है, ठीक, सदैव, सदा प्लस एव ना, सदैव भी हो है इसका एग्जाम्पल। और आता है महौषध आता है, महा ऐश्वर्य भी आता है ना। तो ये सारे शब्द वृद्धि संधि से संबंधित रखते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं। एक शब्द है ये, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तचित्र, दत्तक, त्याज्य या दंपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गोद लिया हुआ पुत्र को हम कहते हैं दत्तक। जैसे आपने सुना होगा इतिहास में, महारानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था पुत्र को, दामोदर, ठीक, तो वही गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्र कहते थे। और जो दंपत्ति होता है ये वाला, इसका अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा होता है। ठीक, और त्याज्य जो होता है ये होता है त्याग देने योग्य। और जो दत्त चित्त होता है, इसका सही अर्थ होता है किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, अर्थात मन लगा के कार्य करने वाला। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। पूजा घर, पुजारी, ठीक, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, देवालय और अश्वशाला। ठीक, मंदिर का अर्थ होता है देवालय या देव का घर, ठीक, और मंदिरा जो होता है अश्वशाला होता है जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही जोड़ा क्या है। अपेक्षा का उपेक्षा, संसार का जगत, शाम का संध्या या दिन का दिवस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा अपेक्षा का उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता आस या इच्छा होता है, तथा उपेक्षा का अर्थ होता अवहेलना या निरादर करना। ठीक, तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है,
वसुधा शब्द का अर्थ क्या है बताइए। सुधा होता है, चंद्रमा होता है, प्रकृति होता है या धरती होता है। तो जो वसुधा है, वसुधा धरती का पर्यायवाची है, ठीक। सुधा अमृत का है, चंद्रमा का मयंक होता है, शशि होता है और प्रकृति प्रकृति ही है। राइट आंसर धरती। अगला प्रश्न है हमारा, धरती से संबंधित और भी कुछ आपको एग्जाम्पल बता दें। जैसे धरती के समानार्थी होता है भू, अचला, मेदिनी, मही, धरणी, ये भी धरती के ही रूप में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। विशेष ध्यान दीजिएगा नहीं वाले शब्दों में, ठीक। इसका ए ऑप्शन है इच्छुक, बी ऑप्शन लालायित, सी ऑप्शन है उत्सुक और डी ऑप्शन है अभिलाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभिलाषा होगा, ठीक। अभिलाषा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, जबकि इच्छुक, लालायित व उत्सुक शब्द उत्कंठित के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, नीचे लिखे शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए चिरंतन का। ए ऑप्शन में शाश्वत है, बी है नश्वर, सी है निरंतर और डी है नैसर्गिक। तो इसका जो चिरंतन का होता है नश्वर होता है, ठीक। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है और निरंतर का विलोम कभी कभी होता है। जो निरंतर है, निरंतर माने लगातार होता है, और कभी कभी इसका विलोम होता है। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम, ठीक। शाश्वत माने हमेशा होता है। अगला प्रश्न है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए बै, ऑप्शन बी बैठ, ऑप्शन सी अक और ऑप्शन डी का। तो इसका जो राइट आंसर है, बैठक में प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय जो लास्ट में होता है शब्दों का, तो उसमें का होगा, ठीक। इसका सही आंसर। और का प्रत्यय से बना हुआ और भी शब्द हम बता दें आपको, घटक है, जैसे ठंडक है ना, घटक, ठंडक, शतक, सप्तक है, ये शब्द भी का से बनते हैं। शतक है, ठंडक है, ये शब्द। अगला प्रश्न हमारा है, अमी का तत्सम रूप क्या है। जो अमी दिया हुआ है इसका तत्सम रूप क्या है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे उठा लिए जाते हैं, ठीक। ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी है अमृत और ऑप्शन डी अमी। तो अमी का जो तत्सम रूप पूछा है उसका होता है अमृत। अमृत इसका तत्सम रूप होगा, और इसका अमी, अमृत, अमी समानार्थी शब्द हैं, ठीक है ये सब। अगला प्रश्न है हमारा, चार पाई शब्द कैसा है, रूढ़ है कि यौगिक है या योग रूढ़ है या अर्थ तत्व है। तो जो चार पाई है ये एक योग रूढ़ शब्द होता है, ठीक। सी ऑप्शन है, जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ जिसका अर्थ निकले, जैसे चार, ठीक। यौगिक होते हैं वे भी एक शब्द इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, मतलब जो योग रूढ़ वाले शब्द होते हैं ना, अधिकतर बहुब्रीहि समास के उदाहरण ही होते हैं। जैसे पीताम्बर है, जलज है, ठीक। तृतीय पद इसमें प्रधान होता है। लंबोदर है गणेश का, जैसे दशानन जैसे रावण का है। नीलकंठ शंकर जी को, और चारपाई जो चारपाई होती है, खटिया जिसे बोलते हैं। रूढ़ शब्द में आता है जिन शब्दों का खंडन नहीं कर सकते हैं, जैसे जल है, पानी है, ठीक। खाना है, इन शब्दों का हम फल है, मतलब जिनका हम खंड करें करें और उसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं, इनका खंडन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है हमारा, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, अंडरलाइन में वाक्य रेखांकित पद में कारक क्या है। इसमें कारक पूछा है। तो ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी संपादन, ऑप्शन सी संबंध और ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसमें दिया है बहन को, तो आपको याद होगा कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को, तो इसमें कौन सा कारक आ रहा है, कर्म आ रहा है, काकी के को है ना, कर्म द्वितीया को दिया हो डायरेक्टली दो, तो देने के उसमें इसमें कर्म है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्म कारक, ठीक। अगला प्रश्न है, कर्मवाच में प्रधान होता है
कर्मवाचक में प्रधान क्या होता है? कर्ता होता है, या भाव होता है, या विचार होता है, या कर्म। तो कर्मवाचक में सीधी सी बात है, इसमें जो प्रधान होगा वो कर्म ही होता है। ठीक। कर्ता की प्रधानता कर्तवाचक में होती है तथा भाव की प्रधानता भाववाचक में होती है। ठीक। जहाँ जो दिया हो उसको कर दो। अगला प्रश्न, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। पौधा होता है, पुस्तक होता है, सहायता होता है, या लड़का होता है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है सहायता होता है। सहायता हमेशा एक वचन का प्रयुक्त है। पौधा, पुस्तक तथा लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे पौधा का पौधे होता है, पुस्तक का पुस्तकें होता है, और लड़के का लड़के होता है। ठीक। लेकिन सहायता का सहायते नहीं हो जाएगा, हस्ताक्षर का हस्ताक्षर नहीं हो जाएगा, प्राण का प्राणी नहीं हो जाएगी, प्राण का प्राण ही होता है, सहायता का सहायता ही होता है, हस्ताक्षर का हस्ताक्षर ही होता है। ठीक। कुछ ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, ध्यान देके इसको पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, 1 मिनट इधर आते हैं, 14 नंबर प्रश्न ये आया, इसमें दिया है निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक। चील है, कुर्सी है, पक्षी है, या डी राशि है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा है तो पुल्लिंग जो है पक्षी है। ठीक। शेष शब्द चील, कुर्सी, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण है। कहते हैं नहीं, चील उड़ती है, आपकी राशि क्या है, कुर्सी बड़ी है छोटी है, लकड़ी की बनी होती है, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ता है, ऐसे होता है ना। अगला प्रश्न हमारा है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक। तो ऑप्शन ए है कालवाचक, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है परिणामवाचक, और ऑप्शन डी है रीतिवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा कालवाचक है। कालवाचक कैसे हुआ? तो सुबह समय दिया हुआ ना, एक समय निश्चित है कि सुबह खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, कुछ भी हो, तो एक काल का विवरण स्थापित करता है, तो इसलिए यहाँ पे कालवाचक होगा। ठीक। और आगे और भी इस जैसे स्थानवाचक हम बता दें आपको, तो स्थानवाचक में जैसे एग्जाम्पल है यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इधर उधर, ये हो गए स्थानवाचक के। परिमाणवाचक के मैं बता रहा हूँ, परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं अधिकाधिक बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक बोधक, और श्रेणीवाचक बोधक होते परिमाण के अंतर्गत। और रीतिवाचक के अंतर्गत आता है प्रकार है, निश्चय है, कारण निश्चय है, अनिश्चय है, स्वीकार है, निषेध है, नकारात्मक और अवधारणा, ऐसे शब्द रीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक। स्थान में जैसे लखनऊ, कानपुर, मतलब किसी स्थान विशेष का वर्णन होता है स्थानवाचक में। अगला प्रश्न है, आलस शब्द का विशेषण क्या होता है। आलसी होता है, आलस्य होता है, सी ऑप्शन आलस होता है, या आलसी होता है। तो जो आलस का शब्द विशेषण होता है वो आलसी होता है। ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा ये, जबकि आलस से आलस शब्द का तत्सम रूप है और भाववाचक संज्ञा है। शेष विकल्पों का आलस शब्द से कोई संबंध ही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन 5 प्रकार के, सी 4, और डी 6 प्रकार के। तो जो हिंदी में सर्वनाम होते हैं प्रयोग के आधार पर, उनकी कुल संख्या 6 मानी गई है। ठीक। अब हम आपको बता दें 6 हैं कौन कौन से। तो पहले आप एक जान लीजिए कि सर्वनाम होते क्या हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक। जैसे संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी का नाम है, जैसे रमेश है, उमेश है, सर्वेश है, जो भी नाम है उनके स्थान पे जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम पहले याद करो कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के होते हैं, उनके नाम मैं बता दूं। नंबर 1 होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये होते हैं पुरुषवाचक में। और दूसरा आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में इसमें संबंध स्थापित होता है दो लोगों के मध्य, जैसे जो है सो है। ठीक। बीच में जो और सो आ जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये संबंधवाचक का बोधक है। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में आता है यह, वह, ये निश्चयवाचक के एग्जाम्पल है। प्रश्नवाचक में आपको पता है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, हमेशा मतलब प्रश्न की ही बात होती है। ठीक। तो ये होगा प्रश्नवाचक। और अगला है अनिश्चयवाचक।
तो अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, मतलब कोई पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, कुछ पता नहीं कि कितने किलो चावल है, कितने किलो गेहूँ। तो जहाँ कुछ और कोई का एग्जाम्पल मिले तो आप बता दो क्या निश्चय, मतलब कोई निश्चय नहीं। और निजवाचक में आप आता है, ठीक जी। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता है, अच्छा होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में संज्ञा शब्द, संज्ञा कौन सी है? गंगा है, पुराना है, नीला है और मोटा है। तो संज्ञा पूछा, संज्ञा किसी विशेष नाम या मतलब किसी के नाम को, स्थान को, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, दिल्ली है, लखनऊ है, कोलकाता है, मुंबई, मतलब किसी का नाम हो। जैसे नदियों के नाम हैं, जो भी नदियाँ हैं उनके जो भी नाम होते हैं, जैसे पुस्तकें हैं, रामायण है, महाभारत है और गीतांजलि, मतलब जो नाम है जिसका, वो संज्ञा ही होता है। जैसे गंगा एक नदी है, उसका नाम है, ठीक। और जैसे नदियाँ जो होती है वो जातिवाचक में होती है, लेकिन गंगा जो एक विशेष नाम है वो संज्ञा है। इसका राइट आंसर होगा गंगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध पूछा, ठीक। उपर्युक्त, व्यंग, पूजनीय और महीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्यंग होगा, ठीक। व्यंग ये है अशुद्ध है। इसका सही रूप में बता दूं आपको, ऐसे लिखा जाता है व्यंग, ये बूंदी लगाओ ये, और ये होगा व्यंग, ये इसका सही रूप होता है, ठीक। शेष जो है पूजनीय और महीना, ये शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? अभी कल भी आया था ये। तो इसका जो राइट आंसर है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो जो छ का वर्ण किससे बना है? का और सा से मिल के बना है, ठीक। ये सब संयुक्त वर्ण के अक्षर हैं, चार होते हैं, छ है, त्रा है, ज्ञ है और ऋषि है। ये संयुक्त वर्ण चार आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? घनानंद, केशव, बिहारी या भूषण। तो गागर में सागर भरने वाले के नाम से आपको पता होना चाहिए कि बिहारी को जाना जाता है, ठीक, बिहारी लाल। ये रीतकाल के अंतर्गत कवि आते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है, जो 719 दोहे हैं, इनको याद कर लेना। 719 दोहे इनकी उसमें लिखे हैं। इनकी भाषा अगर पूछे तो ब्रज भाषा से संबंधित है बिहारी लाल, ठीक। अगला है, इसमें संदर्भ दिया हुआ गद्यांश है ये, तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको पढ़ने में असमर्था ना व्यक्त हो। इसमें दिया हुआ है, मानव के पास, पहले अगर गद्यांश का अगर आपको प्रश्न मिले तो मैं फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहले आप क्या कीजिएगा, जितने प्रश्न इससे पूछे जाते हैं उनको आप एक लाइन देख लीजिए फटाफट, उसके बाद आप गद्यांश पढ़ो। उससे ये होता है कि आपका बार बार गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो भी प्रश्न आप पढ़े होंगे उनके आंसर एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली पहले प्रश्न देखो, फिर आप उत्तर के लिए पहले गद्यांश फिर पढ़ लो। गद्यांश जब एक बार पढ़ लोगे तो आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा कि इसको मैंने यहाँ पढ़ा था। तो बार बार आपको गद्यांश पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होगी, और उससे आपका समय भी बचेगा और आसानी से प्रश्न भी हो जाएंगे, ठीक। तो गद्यांश हम पढ़ रहे हैं, मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नज़रिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, ठीक। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीत करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। आगे, किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हम एक नज़र देखते हैं उनको। एक मिनट, प्रश्न कहाँ गया?
ये है इधर 22 नंबर। नकारात्मक का आशय क्या है? ऑप्शन ए है निराशावाद, ऑप्शन बी है स्वीकार्यता, और ऑप्शन सी है सकारात्मकता, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नकारात्मकता का अर्थ क्या होता है? निराशावाद। ठीक, गद्यांश में इसका यही आशय है। स्वीकार्यता और सकारात्मकता भिन्न आशय रखने वाले शब्द हैं। ठीक, अगला प्रश्न है इसका, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन ए निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। बी ऑप्शन निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। सी ऑप्शन निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। उपरोक्त तो सभी वाक्य सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा। ठीक, इसमें सभी ऑप्शन समाहित हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, आत्मिक आनंद से क्या होता है? आहाद्य, मन की मौज, उपहास या अट्टहास। तो आंतरिक आनंद को हम लोग आहाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जबकि मन की मौज, उपहास, अट्टहास आत्मिक आनंद का सही अर्थ नहीं होता। ठीक, उपहास किसी को देखकर हंसना, हंसी उड़ाना, ये सब इससे संबंधित नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? नखरे उठाना, नाक में दम करना, नाक चढ़ाना, नाक को चने चबाना। तो खुशामद करना का जो सही अर्थ होता है वो होता नखरे उठाना। ठीक, और नाक में दम करना का होता है तंग करना, और भी इसमें नाक चढ़ाना का अर्थ होता है घृणा व्यक्त करना, और नाक को चने चबाना का मतलब बहुत तंग कर होना, खून पी लेना जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक, अगला प्रश्न है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में अलंकार कौन सा? ठीक, ऑप्शन ए विभावना, बी ऑप्शन विशेषोक्ति, और सी ऑप्शन उपमा, और डी विरोधाभास। तो इसमें जो आंसर होगा वो विभावना होता है। ठीक, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इन पंक्तियों के कारण इसमें अभाव कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक, यह विभावना अलंकार का उदाहरण बन रहा है इसी वजह से। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए श्रृंगार रस है, या वीर है, या हास्य है, या भयानक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो इसमें क्या है, तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुवज्जता स्वतंत्रता पुकारती। स्वतंत्रता लड़ाई दंगा कौन करेगा? वीर पुरुष करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। जिस काव्य को पढ़ने से मन उत्साह नामक अस्थायी भाव की जागृति होती है वहाँ वीर रस होता है। ठीक, उक्ति अगर पूछ ली जाए कहाँ से ली गई, कभी कभी पूछ लेते हैं ये जो उक्ति लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है, तो जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक जो है ना उसी से लिया गया है। श्रृंगार का रति होता है, हास्य माने हंसना होता है, और भयानक का विभत्स का जो गुस्सा होता है, भयानक भय होता है, डर उत्पन्न होता है जहाँ पे। यह जूते अच्छे हैं, जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है? ठीक, यह जूते अच्छे अशुद्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? यह वाक्य में यह शब्द अशुद्ध है। जब वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम भी बहुवचन होना चाहिए, अतः यह के स्थान पे क्या होना चाहिए बताइए? यह के स्थान पर होगा ये जूते अच्छे हैं, ऐसे होता शुद्ध वाक्य। ठीक, अच्छे हैं, यह जूता तो एक वचन है ना, जूते तो बहुवचन है, तो जैसे बहुवचन है तो बहुवचन वाला लगाओ संज्ञा। राइट आंसर यह अच्छे तो उसका गुण का निरूपण करते हैं ना। सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्यय भाव, कर्मधारय, डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो सुपुरुष किसका उदाहरण? कर्मधारय का उदाहरण होता है। इसका विग्रह करने पर क्या आएगा? सु माने होता है सुंदर। ठीक, सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष हो गया इसका। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है।
ठीक। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, कारण होता है पुरुष समास में पहला पद प्रधान, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय इसमें होगा, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, यद्यपि ये होंगे। और दिन दिन प्रतिदिन वाले जो भी शब्द आते हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। तो इसका क्या आंसर होगा, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध, ठीक। और जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक कहते हैं, और जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहते हैं। तो इसका अवैध होगा, ठीक। कहते नहीं कि अवैध कब्जा कर लिए हो, डीएम साहब आ रहे हैं आपका अवैध कब्जा हटाने के लिए, तो अवैध कब्जा का मतलब कानून के विरुद्ध है, ठीक। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये थे मेरे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आगे हम चलते हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको भी एक नज़र देख लेते हैं जल्दी से। एक मिनट ज़रा, ये अभी थोड़ा रीजनिंग के प्रश्न हैं, बाद में हम रीजनिंग करवाएंगे। अभी फ़िलहाल जीएस, हिंदी और यूपी स्पेशल के ही पढ़ लो। एक मिनट, कहाँ गया, ये सामान्य जानकारी थी, सामान्य जानकारी, जीएस के प्रश्न आ गए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जीएस का, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है। कालीबंगा है, धौलावीरा है, लोथल है, या राखीगढ़ी है। तो जो कालीबंगा से संबंधित है बंदरगाह, लोथल है, ये गुजरात में है, ठीक। अब कालीबंगा राजस्थान में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ चूड़ियाँ मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अच्छा, और राखीगढ़ी ये भी भारत के ही अंतर्गत आता है सब। और जो लोथल है गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है, सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में भोगवा नदी किनारे है, ठीक। लोथल लोथल से जहाज़ों की गोदीबाड़ा, धान, चावल, बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधि आदि साक्ष्य यहीं से मिलेंगे। यहाँ से मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका का व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 47, किधर गया, ये आया। इसमें दिया हुआ घटोत्कच जिसने 280 320 में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था। घटोत्कच आप सुने भी होंगे, भीम का पुत्र भी था महाभारत में, ठीक, जिसकी माँ चुड़ैल थी। ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी कंड साम्राज्य, ऑप्शन सी शुंग साम्राज्य, ऑप्शन डी मौर्य साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंशावली का विवरण मिलता है, ठीक। इस अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक चंद्रगुप्त को माना जाता है। उत्तराधिकारी इसका पुत्र घटोत्कच इसी का था, जो श्रीगुप्त था उसका पुत्र घटोत्कच था। ये तो गुप्त वंश से संबंधित। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए जस्टिस रामनाडी, बी मैडम ब्लावास्की, सी ऑप्शन एनी बेसेंट, और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसके जो संस्थापक थे मैडम ब्लावास्की थे, ठीक। रूस निवासी हेलेना पेट्रोवना ब्लावास्की इनका पूरा नाम था। और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील अलकाट ने 17 नवंबर 1885 की इसकी स्थापना, वो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, थी। 1882 में मद्रास के अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जिसको याद रखिएगा। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक के रूप में मैडम ब्लावास्की हैं। एनी बेसेंट के बारे में बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी जो 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया। वर्नाकुलर एक्ट किसके समय में निरस्त हुआ था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लांसडाउन, बी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, और डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये निरस्त हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आपको ध्यान होगा 1881 में पहली नियमित जनगणना भी हुई थी, ठीक। देख लीजिएगा, 10 की जनगणना जिसे बोलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? ऑप्शन है सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या उत्तराखंड में। तो नंदा देवी जो चोटी है वो है उत्तराखंड में। ठीक, और इसकी ऊंचाई हम बता दें तो 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर इसे कहते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रिटनी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है वैगई, ऑप्शन सी है नंदी और ऑप्शन डी है पलार। तो इसकी जो आंसर है इसमें नंदी होगा, नंदी। तिरुट्टनी मुरुगन मंदिर आपको पता होगा, तमिलनाडु का मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। इस तीर्थ स्थान से नंदी नदी बहती है। यह एक हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य बने थे? ठीक, ऑप्शन है हंसा जीवराज मेहता, बी ऑप्शन कमला चौधरी, सी ऑप्शन अम्मू स्वामीनाथन और डी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल के बारे में पहले बता दूं आपको, जो भारतीय संविधान में महिलाएं थी 15, उसमें एक मात्र मुस्लिम महिला यही थी, बेगम एजाज रसूल। पूछ लिया जाता कभी कभी प्रश्नों में कि 15 महिलाओं की जो टीम थी उसमें कौन सी ऐसी महिला थी जो मुस्लिम महिला थी, उसका नाम क्या? तो बेगम एजाज रसूल, ये याद रखिएगा। ठीक, और इसका जो राइट आंसर है इसका है सी ऑप्शन अम्मू स्वामीनाथन। 1946 मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 8, भाग 2 और भाग 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक, और भाग इसमें 6 में है राज्य का सिस्टम बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद आएंगे 152 से 237। ठीक, 237 इसमें आएगा। और भाग 2 तो मैंने बता ही दिया, 5 से 11 इसमें है अनुच्छेद। और भाग 5, 3, 8 इसमें आएगा अनुच्छेद 239 से 242, 239 से 242 ऐसे आएगा। ठीक, और भाग 10, 12 में है वित्त संपत्ति संविधान और वाद 264 से 301। राइट आंसर तो इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, बी ऑप्शन प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, सी ऑप्शन प्रश्नकाल से पहले का समय और डी संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो जो प्रश्नकाल होता है वो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। ठीक, यह 12 बजे के से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। कोई मैटर हो जाता है तो ये इसी का समय में बात होती है और उसमें तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश मांगा जाता है सरकार से। और शून्यकाल भारत की ही देन है, ये भी ध्यान रखिएगा। शून्य भी भारत का दिया हुआ है, आर्यभट्ट। भारत का संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? ऑप्शन है आजीविका से पर्याप्त साधन, बी ऑप्शन है धन उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, सी ऑप्शन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना, डी ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये तो अनुच्छेद 39 में समान कार्य समान वेतन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। और ये 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लिखित है, जो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, और हाँ आगे आओ पढ़ लीजिए। उपयुक्त विकल्पों में 6 से 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना राज्य का नहीं अपितु उनके माता पिता का मौलिक अधिकार होता है। नहीं आप अपने बच्चे को बाहर घूमने खेलने दो और पढ़ाई लिखाई ना करो, सरकार आपको नहीं कहेगी कि आप चलो मेरे स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाओ। ठीक, माता पिता का ये पूर्ण अधिकार है कि उनको पढ़ाई लिखाई करवाए। इसके प्रति राज्य सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा,
इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? सिंधी, सिख, कन्नड़, कोंकणी। तो कौन सी भाषा नहीं है इसमें? तो भाषा सिख नहीं है इसमें भाषा, और सिंधी, कन्नड़, तो कोंकणी सब जोड़ी गई संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक, राजभाषा के रूप में। असमिया है, इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया, पहले 14 थी, बाद में और भी जुड़ी हैं, 2 बार संशोधन करने से 14, 8, 22 हो गई। अब मैं 22 भाषाओं को मैं बता दूं कौन कौन सी हैं, तो आप लिख लीजिएगा। जैसे असमिया है, बांग्ला है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, अंग्रेजी, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। 1967 में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, फिर दोबारा जब संशोधन हुआ 1992 में, तब 71वां संविधान संशोधन था, इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ दिया गया। फिर 2003 में संशोधन हुआ, 92वें वाला संशोधन 2003 में हुआ, इसमें आपको मिलेंगी मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा जोड़ी गई 8वीं। तब कुल मिला के 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जिसको मिला के 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में मिलता है। अनुच्छेद 343 से 351 ये भी याद रखिएगा। 351 में अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? उद्योग का है, सेवा का है, कृषि का है या डी खनिज का? तो इसका जो राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब जो नौकरी पेशे वाले हैं ना, इनको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सेवा क्षेत्र कोई एक सेवा नहीं बल्कि अन्य कई क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का योग है, जैसे दूरसंचार, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष यान और मैपिंग है, रेलवे है, रोडवेज है, बंदरगाह आदि प्रमुख ये हैं जो सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? पर्यटन देता है, विनिर्माण देता है, सी कृषि या डी खनन देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, विनिर्माण। आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक प्रगामी कर होता है। प्रगामी कर कराधान की नहीं सॉरी, इसका जो राइट आंसर फिलहाल बी ही होगा, लेकिन इसका भारत में सर्वाधिक जो व्यक्ति हैं आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। भारत की कुल जो कामकाजी आबादी है 40% सर्वाधिक कामगारों को रोजगार कृषि से मिलता है। इसका लेकिन राइट आंसर होगा, एक मिनट गलती से बी हो गया, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ये होगा कृषि पे, क्योंकि एक एक खेत में जहाँ 2 आदमी का काम हो वहाँ 4 आदमी काम करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किधर गया, ये हुआ 59 नंबर, देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होती है? प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, समान दर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें प्रगामी कर होता है। आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक प्रगामी कर होता है। प्रगामी का कर कराधान की वह विधि है जिसमें कर योग्य राशि कम होने पर कर की दर कम हो जाती है और कर योग्य राशि के बढ़ने पर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, द विंग्स ऑफ फायर फेमस पुस्तक है किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की है, कोचेरिल रमन नारायण की है, या प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद की? तो विंग्स ऑफ फायर अग्नि के पंख एपीजे अब्दुल कलाम की है। ठीक, इसके अगर सहलेखक की बात करें तो अरुण तिवारी इसके सहलेखक हैं। पूर्व राष्ट्रपति थे ना एपीजे अब्दुल कलाम, तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनके नाम पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी हो गया ना उड़ीसा में। फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्याय सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? जादुई पिटारा, जादुई खजाना, जादुई पुस्तक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जादुई पिटारा है। 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए एक शिक्षण अध्ययन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया। इसमें प्ले बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, गेम्स आदि चीज़ें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न,
फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैंग्रोवन से, मिसाइल प्रौद्योगिकी से, शिक्षण और अध्यापन सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मैंग्रोव से होगा। ठीक, फरवरी 2023 के बजट में मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैजिबल इनकम्स योजना की घोषणा हुई है, जो मिष्टी का फुल फॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे और साल्ट पैनलैंड पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना तथा मैंग्रोव को सुरक्षित करना। जैसे पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है और कच्छ कारण में मैंग्रोव वन, इनकी सुरक्षा के लिए शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है? वैक्सीन निर्माण, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पैगी मोहन, बी ऑप्शन स्वाति दवे, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र सिम्मी, और अजय बग्गा विश्व बैंक के अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा, अजय बग्गा भारतीय मूल के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो महेंद्र कुमार मिश्रा है। महेंद्र कुमार मिश्रा भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के ढाका में यह पुरस्कार दिया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? विजय कुमार मल्होत्रा को दिया गया, बी ऑप्शन AB के प्रसाद को, CYN श्रीवास्तव, और D KM मेमन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा AB के प्रसाद को दिया गया है। 2023 के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वयोवृद्ध पत्रकार डॉक्टर AB प्रसाद को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2004 से 2009 के दौरान संयुक्त आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वर्ष 1966 में गठित एक सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न है, इधर 1 मिनट 65 के बाद अब थोड़ा इधर UPGS का कुछ पोर्शन बाकी है, इसको हम पढ़ा देते हैं। 1 मिनट। पहला प्रश्न है UPGK से, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कानपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का दर्जा 2008 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद, बी ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, सी ऑप्शन है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर, और डी ऑप्शन में है गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर होगा, कानपुर और औरैया। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर मैं बता दूं 80.12 है, इसका 80.12% है। वहीं कानपुर की बात करें तो 79.7 है, और औरैया की बात करें तो 78.9 है, और इटावा की बात करें तो 78.4% है। ठीक, ये इसका राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में खाली स्थान को प्रोत्साहित करने के लिए, किसको प्रोत्साहित करने के लिए? कृषि नवाचार को, डिजिटल वॉलेट को, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, कंप्यूटर ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये स्वदेशी और विशेष उत्पाद होगा। ठीक, और इसी उत्पाद के अंतर्गत ही यूपी को सबसे ज़्यादा GI टैग अभी प्राप्त हुए हैं, 69 हो गए टोटल। ठीक, राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 18 जून 2000 को, ऑप्शन बी है 18 जून 2003 को,
ऑप्शन सी है 18 जून 2002 को और डी ऑप्शन 18 जून 2001 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 जून 2001 को। कृषि संबंधी जानकारी हेतु किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ है 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र, कृषि स्नातक, इंटर की नियुक्ति संबंधी यह योजना 18 जून 2021 से प्रारंभ हुई है। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बीजी रेड्डी, केएम मुंशी, सरोजिनी नायडू या वीवी गिरी। तो आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक, और इनका कार्यकाल अगर हम बताएं तो 15/8/1947 से 2/3/1949 तक इनका कार्यकाल था। और कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम भारतीय भी यही थी। जो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम कांग्रेसी अध्यक्ष जो बनी थी वो थी एनी बेसेंट बनी थी। ठीक, कोलकाता अधिवेशन में। वीवी गिरी क्या थे? तो वीवी गिरी तीसरे राष्ट्रपति और चौथे उपराष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल अगर हम बताएं तो 24/8/1969 से 24/8/1974 तक था। और उसके बाद ये जब उपराष्ट्रपति थे तो 1967 से 1969 तक इनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? बांदा में हुआ है, कानपुर में हुआ, चित्रकूट में हुआ या सोनभद्र में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, चित्रकूट में। 27 सितंबर 2001 को 27 सितंबर 2001 में स्थापित हुआ है। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिनको अभी अवार्ड भी मिला है उसमें साहित्य का कोई, भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। यह एकमात्र विश्वविद्यालय जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर जगत गुरु राम भद्राचार्य यही हैं जो जीवन पर्यंत रहेंगे, मरते दम तक यही रहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भोटिया बाराबंकी में है, जनजाति से संबंधित है एरिया। बोक्सा बिजनौर में है, राजी गोरखपुर में और थारू बांदा में। तो इसमें पूछा है सही कौन सा है? तो सही ऑप्शन क्या है? बोक्सा जो जनजाति बिजनौर की ये है, ये वाला सही है। और भोटिया जो है ये गढ़वाल में है, ना कि बाराबंकी में। और राजी जो है, राजी उत्तराखंड की जनजाति है, ये वाला ये भी गलत है। थारू जनजाति जो पाई जाती है वो कुशीनगर और नैनीताल में, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ये बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गोदान खाली स्थान किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या किशन लाल वर्मा? तो गोदान गबन सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, उपन्यास है। अधूरा इनका उपन्यास तो है मंगलसूत्र है। और गोदान गबन ये भी इनकी रचना है। और महादेवी वर्मा की निहार, नीरजा, रश्मि, गिल्लू, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और मंगलसूत्र अपूर्ण है। संग्राम, करबला, निर्मला, कायाकल्प और रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन जो हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी, इलियास खां। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेहंदी होगा। मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान था। बिंदा दीन का संबंध कथक नृत्य से है, उस्ताद दूल्हे खां ख्याल गायकी के हैं और इलियास खां सितार वादक थे, जबकि मेहंदी हसन गजल गायक थे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? इस्लाम धर्म के, हिंदू धर्म के, पारसी या बुद्ध धर्म? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे कमी है, पारसी धर्म अपने यूपी में नहीं है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय के जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछ लें तो हिंदू का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 79.73 है, इतने परसेंट हिंदू है। और पूछ लें मुस्लिम का, तो मुस्लिम का बताता हूँ, मुस्लिम का देख लीजिए 19.26 है मुस्लिम का। सिख का बता दें तो सिख का है 0.32%। और ईसाई का इसमें नहीं, ईसाई का दिया है तो ईसाई का 0.18, ठीक, ईसाई का। और जैन का पूछ ले तो जैन का इधर लिखता हूँ, जैन का
0.11% जैन का है, और जो बुद्ध है तो 0.10 और अन्य है 0.01 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर पारसी होगा फिलहाल। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ऑप्शन है कालिंजर, बी ऑप्शन मालवा, सी है कन्नौज और डी गौड़। तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर वाला था, बांदा में पड़ता है। 1545 में युद्ध लड़ा था इसने यहाँ पे, ठीक। और इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का युद्ध है तो कन्नौज वाला 1540 में हुआ था, ये हुआ था 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह विजय हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 92 कूट को सुमेलित करने का है, इधर देख लेते हैं। एक मिनट, ये दिया हुआ है बमरौली। इसमें आपको मिलाना है एयरपोर्ट कौन सा कहाँ पर है, ठीक। तो बमरौली का दिया है गाजियाबाद, चकेरी का दिया हुआ रायबरेली, हिंडन का है कानपुर और फुर्सतगंज का इलाहाबाद। तो बमरौली जो पड़ता है, बमरौली ये है इलाहाबाद का क्षेत्र पड़ता है, ठीक। चकेरी आपको पता ही होगा, चकेरी कानपुर में आता है। हिंडन एयरबेस अभी सबसे ज़्यादा उड़ानें यहीं पे होती हैं, क्योंकि अभी जो यूक्रेन वगैरह का जो विवाद है चालू है, तो यहीं गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, तो यही हिंडन है। फुर्सतगंज वाला जो है ये रायबरेली में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 किसमें? 4 3 1 2, एक मिनट, 4, ये डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी सम्मिलित करने के लिए नाभिकीय शक्ति केंद्र एक तरफ है और एक तरफ इनका जो जिला है, कोटा उत्तर प्रदेश राज्य में, तारापुर है गुजरात में, काकरापार है महाराष्ट्र में और नरौरा राजस्थान में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोटा, कोटा कहाँ, नरौरा पहले देख लीजिए, नरौरा बुलंदशहर में है उत्तर प्रदेश में, ये मिला लो। तारापुर जो है महाराष्ट्र में सबसे पहले यही बना था, इसको इसमें मिला लो। फिर अगला क्या है? तारापुर हो गया और काकरापार, काकरापार है और कोटा। इसका राइट आंसर आपको देना है, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, ये वाला 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये ऐसे बनेगा, बी ऑप्शन होगा इसका सही। काकरापार कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तारापुर महाराष्ट्र हो गया और कोटा जो है राजस्थान का एरिया है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से शहरों में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी और डी ऑप्शन है नोएडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोएडा। सॉफ्टवेयर वाला सबसे ज़्यादा काम यहीं पे होता है। मेरठ क्या है? खेल खिलाड़ियों के लिए का सामान होता है। कानपुर चमड़ा उद्योग, वाराणसी सब्जी अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1950, बी है 1960, सी है 1965 और डी 1970। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1960, बी ऑप्शन। इसकी स्थापना 1960 में होती है। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए 1960 में गठित बोर्ड ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका लक्ष्य है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा, बी ऑप्शन प्रयागराज, सी है कानपुर और डी लखनऊ। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो केंद्र है वो स्थापित हुआ है लखनऊ में, ठीक। जो भारतवर्ष का टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है, आलमबाग में है लखनऊ में, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला है,
रामगंगा बांध है, मेजा बांध है या रिहंद बांध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रामगंगा है, जिसका निर्माण हुआ था 1978 में धामपुर बिजनौर में। ठीक, यह गंगा नदी पर बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई अगर पूछ ले तो ऊंचाई इसकी याद रखिएगा 127.5 मीटर ऊंचा है। माता टीला बांध ये है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये बेतवा नदी पे है, ललितपुर में। ठीक, और जो मेजा बांध है इसकी पहले मैं ऊंचाई बता दूं, इसकी ऊंचाई है 45.72 मीटर। तथा रिहंद बांध जो है सोनभद्र में, इसकी ऊंचाई है 91.46 मीटर। मेजा बांध है मिर्ज़ापुर में, बेलन नदी पर स्थित, इसकी ऊंचाई है 40 मीटर। राइट आंसर तो इसका रामगंगा है। रामगंगा नदी के किनारे क्या है उत्तराखंड में? रामगंगा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उसका नाम रामगंगा हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर, गोकुल बैराज और पथरई बांध। तो इसका जो पेयजल वाला है शुद्ध पानी के लिए तो गोकुल बैराज है इसका राइट आंसर है। इसका निर्माण कार्य अगर मैं बता दूं तो इसका निर्माण कार्य हुआ था 1980 में। ठीक, आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। काला नमक क्या है? धान है, तिल है, उड़द है, जामुन है। तो काला नमक चावल की प्रजाति, धान की प्रजाति है। ठीक, सबसे महंगा चावल बिकता है और इसको जीआई टैग भी मिला है अभी। और मैं बता दूं ये पाया कहाँ जाता है काला नमक? इसकी खेती कुशीनगर में होती, गोंडा है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती। इधर पूर्वी भाग जो है इधर पाया जाता है। बिहार से जो सटे हुए एरिया जैसे कुशीनगर है तो ये उधर ही पाया जाता है। और इसको बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। कभी पूछ ले कि बुद्ध चावल किस चावल को कहते हैं तो काला नमक चावल है। इसको अगर देखोगे ना तो ये काला काला ही होता है, मैंने इसको देखा है तो ये काला काला ही होता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान या अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो जो खरीफ की फसल होती है ये होता है जून जुलाई के दौरान। और इसमें आने वाली प्रमुख फसल हैं ज्वार, बाजरा, धान, ये सब आता है इसमें। रबी की फसल होती है, रबी की फसल में सरसों है, मटर है, गेहूँ है, ये रबी की फसलें हैं। और जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, कद्दू, ये सारी फसलें आती हैं खरीफ। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। यूपी स्पेशल, जीएस और हिंदी के जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान देती हैं और बेहतर से बेहतर मैंने अपने स्तर पे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें। महान कृपा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह करंट की क्लास में और उसके बाद जीएस की क्लास में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।